हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, आज जो बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट की, या मैं कहूँ कि नए स्ट्रीम की। कुछ सीए से हटकर बात करते हैं। जी हाँ, आज जो बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लॉ कर रहे हैं और उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर है। जी हाँ, सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्ज़ाम होते हैं। आपके अगर मैं पूरे एलएलबी की बात करूं तो 6 सेमेस्टर आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। टोटल 6 सेमेस्टर हैं, जिसमें से आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे आज फर्स्ट सेमेस्टर की। सर, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले ये बताइए कि हमारे सब्जेक्ट क्या क्या होंगे जिनसे हमारा पाला पड़ेगा। तो लीजिए, सब्जेक्ट आपके सामने ही है, आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला पेपर जो होगा या सब्जेक्ट होगा या पेपर होगा, जूरिस्प्रूडेंस। सर, ये क्या होता है? इसमें जो लॉ बनाया जाता है, जी हाँ, जो लॉ बनाया जाता है उस लॉ को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है। और दूसरा सबसे फेवरेट आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे राइट्स, हमारी फ्रीडम्स, हमारे लॉज लॉज बनाने की पावर या गवर्नमेंट की पावर, सारी किस में लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक और लॉ है, लॉ ऑफ थॉट, मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड है। ये आपको दूसरे टीचर बताएंगे लॉ ऑफ थॉट के बारे में। यहाँ पर सर आप कौन से पेपर की बात करने वाले हो? मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ, जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन सा? लॉ ऑफ क्राइम, यानी कि इंडियन पेनल कोड। और बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एलएलबी के बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में है। और सीए फाउंडेशन की बात करूं या सीए इंटर की बात करूं या सीएस इंटर की बात करूं, मैं इंटरमीडिएट की, या फिर सीएमए की बात करूं, सभी जगह ये टॉपिक कॉमन है। तो आपको फ़ायदा होने वाला है, और एलएलबी में तो है ही। चलिए सर, आज किसकी बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं भारतीय सही दंड संहिता। अब सर, ये क्या चीज़ है? कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्राइम, यानी क्राइम से रिलेटेड लॉ। सबसे पहले आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जी हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ लॉ, मतलब कानून क्या है। अगर 1 मिनट के लिए मैं सोच के देखूं, अगर मान लो हमारी सोसाइटी में कानून ही नहीं होता तो क्या होता? तो सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब सर, इसका क्या मतलब हुआ? ये आप क्या बोल रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो लोग पावरफुल होते, वो दूसरे लोगों को विक्टिमाइज करते, मतलब दबा के रखते उनको, अगर कोई लॉ ही ना होता। जैसे कि आप सिचुएशन सोच के देखो, ये जो आप रोड पर कार चलाते हो, ट्रैफिक चलाते हो, मतलब ट्रैफिक के जो लॉ बना रखे हैं, मान लो अगर रेड लाइट ही ना होती या कोई लॉ ही ना होता, तो आप सोचो कितने एक्सटेंड होते, लोग एक दूसरे की सुनते ही नहीं, कोई कुछ नहीं होता, मार काट मछली होती। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो विदाउट लॉ हमारी कंट्री कैसी होती। हाँ सर, बात तो सही, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लॉ का, मैं तो कहूँ थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा। ताकि अब लॉ का मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूँ कि लॉ क्या है। बेसिकली कानून है ताकि आप सोसाइटी में करेक्ट कंडक्ट करें। सर, ये करेक्ट कंडक्ट क्या है? करेक्ट कंडक्ट से यहाँ पर मेरा मतलब है सिंपल सा, सादा सा, कि भैया आप सोसाइटी में नॉर्मल, मतलब क्रिमिनल बिहेव ना करें, क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जा रहे थे रोड पर, आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, आपने उसको गोली मार दी। कोई बंदा कार से जा रहा था, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसकी कार छीन ली। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप अपराध कर रहे हो। तो लॉ जो है, इसीलिए कानून बनाया गया कि भैया आप कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, जिससे क्या हो, आप करेक्ट कंडक्ट करें। मतलब सिंपल वे में मैं कहूँ कि भैया बहुत ही लाइफ को सरवाइव करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी होते हैं, वो क्राइम करते हैं फिर भी नहीं डरते। तो ये जो लॉ बनाया है, उन्हीं लोगों के लिए लॉ बनाया हुआ है, ताकि आप लाइफ में, सोसाइटी में ठीक से बिहेव करें, जो अपना कंडक्ट है बिल्कुल लॉफुल करें, बिल्कुल आराम से करें, ध्यान से करें। किसी दूसरे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी कुछ ना हो, सिर्फ इसी इसी के लिए।
तो आई थिंक आपको ये मतलब लॉ का क्लियर हो गया होगा कि भैया लॉ क्या है। किसी भी काम को करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है। पूरी कंट्री को चलाना है, कंट्री को चलाने के लिए लॉ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो लोग पावरफुल हैं वो तो छोटे लोगों को बिल्कुल दबा ही देंगे। तो भैया ये लॉ उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, छोटे हों या बड़े हों। लाइफ में, सोसाइटी में आप ध्यान से रहें, ध्यान से अपना बिहेव करें, ध्यान से अपना कंडक्ट करें। कंडक्ट का मतलब कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना करें, किसी को मारे ना, या किसी को उल्टा सीधा ना बोले, या कुछ भी ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ को अपने तरीके से जिए। चलिए जी, यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको बात समझ आ गई है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हाउ टू मेक लॉ इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के वासी हैं। तो इंडिया में सर ये भी बता दो कि लॉ कैसे बनता है और कौन बनाता है जी, ये भी बता दीजिए कौन बनाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी कंट्री को चलाने वाला सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स की और एक पर्सन की, किसी की पावर लिखी हुई है, हर किसी का कंडक्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से कंट्री को चलाया जाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट्स की पावर होगी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है कहाँ की? इंडिया की, वो बनाते हैं। अब हमारे यहाँ वैसे तो दो तरह की सरकार है सर, और भी कुछ सरकार है, हाँ लोकल अथॉरिटी भी है और एमसीडी भी हमारे यहाँ होती है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ दो तरह की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पहली जो गवर्नमेंट है हमारी, कौन सी? जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल। अब जैसे कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हमने दिल्ली के सीएम का एक पिक्चर लगाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली में इन्हीं की ही गवर्नमेंट है। और सेंट्रल में तो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हीं को पावर है किस चीज़ की? लॉ बनाने की। किस तरीके से? तो आइए समझते हैं। सर, मोदी जी रातों रात कोई भी लॉ बना देंगे क्या? ऐसा होता है? या केजरीवाल जी रातों रात कोई भी लॉ बना देंगे? कोई भी कानून बनाना होगा तो आंख बंद करी और सुबह उठे और ये कानून सब पे लागू कर दिया, इस तरीके से प्रोसेस होता है क्या? तो आंसर इज नो। मोदी जी को अगर कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, और केजरीवाल जी को कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो सबसे पहले उनको लॉ बनाने की अथॉरिटी देखनी पड़ेगी, जो कि कहाँ है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री को चलाने वाला सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर वहाँ पर पावर दे रखी होगी। अगर पावर होगी तभी आप लॉ बना पाएंगे, अदरवाइज लॉ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की कोई पावर दे रखी है। जैसे कि एक मूवी थी अनिल कपूर की, नायक। वहाँ पर नायक में क्या करते हैं अमरीश पुरी जी, अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाते हैं। तो वहाँ पर एक सीन आता है मूवी में, वो कहते हैं बताइए इस बेवकूफ़ी के लिए कानून में कुछ जगह है क्या? तो वो लॉयर वगैरह बताते हैं, आप ही में से एक होते हैं। तो यहाँ पर ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें पावर हमें देखनी पड़ेगी। अब सर पावर कहाँ दे रखी है? पावर दे रखी है शेड्यूल 7 में। 7th शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी हैं। कौन कौन सी? जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी इंडिया के लिए, जी हाँ आपने ठीक सुना, पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाने की। अभी हमने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है इंडियन पैनल कोड, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ते वक्त, और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है लेक्चर बनाते वक्त। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं आप भी चाहता हूँ कि आप भी इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझें और उसको पढ़ें और ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल भी हों और रियल लाइफ में भी इसको आप इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए, यूनियन लिस्ट मैंने आपको बताया, होल इंडिया। होल इंडिया मतलब यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो पूरी इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। किसके लिए? पूरी इंडिया के लिए। बट जो स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि केजरीवाल के लिए, वो सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। जैसे ऑड इवन वो लेके आए, वो कानून उनको पावर कहाँ से मिली? स्टेट लिस्ट से। अभी वो कुछ और कानून लेके आने वाले हैं कि भैया रेड लाइट पर अपनी गाड़ी वगैरह बंद रखें, उससे पोल्यूशन कम होगा। तो वो उनको पावर कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर
लॉ बनाते हैं। ठीक है जी। अब ये तो हुई पावर्स की बात कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हमने समझ ली कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पावर दे रखी होगी लॉ बनाने की तभी लॉ बनेगा, अदरवाइज लॉ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भैया लॉ बनता कैसे है। सर हमें ये बताइए कि लॉ कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज़ सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था तो वो क्यों आया था, पुराने लॉ के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, कुछ लो फॉल्स होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ कमियां होंगी पुराने लॉ में, तभी तो जीएसटी आया ना। तो जैसे ही जीएसटी आया, पुराने लॉ में क्या कमियां थी उनको सारा लिखा गया एक बिल के ऊपर। एक, जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक आइडिया आता है कि भैया इसका, ये जो हम लॉ बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वो जो लॉ जो बनने वाला होता है उसको आप ड्राफ्ट कहते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है और फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बात करूं, पास किया जाता है लोअर हाउस, जिसको आप लोकसभा भी बोलते हो। क्या बोलते हो, लोकसभा। जी हाँ, यहाँ पर वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2/3 वोट तो होने ही चाहिए इसको पास कराने के लिए। एक बार ये पास हो जाता है तो ये जाता है अपर हाउस में, जिसको आप बोलते हो राज्यसभा। एक मैंने नाम लिया लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। वहाँ पर भी इसकी वोटिंग होती है, इसके प्लस माइनस पॉइंट सारे डिस्कस होते हैं और उसमें देखा जाता है कि भैया इसमें क्या डिस्कशन है, क्या किस चीज़ के बारे में लॉ बना रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ वो लॉ में इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसके लूफॉल्स क्या होंगे। ज़्यादातर बेनिफिट्स की बात होती है, क्योंकि लूफॉल तो बाद में पता चलता है, हो ऐसा हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में ये पास होना होता है। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब जो इंडिया के, या इंडिया के कहें या हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो साइन करेंगे, राष्ट्रपति जिसको आप बोलते हो। और वो साइन करते ही ये क्या बन जाता है, अपने आप में एक्ट बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। और उसके साथ उसका सन भी लिखा होता है कि भैया ये कौन से सन में बनाया गया है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपसे बात कर ली किस चीज़ की, कि सर कानून कैसे बनता है। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो भी होगी तो प्लीज़ मेरा नंबर है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नंबर पर आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ इंडियन पीनल कोड की। जी हाँ, इंडियन पीनल कोड आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे और पार्ट पार्ट में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, मतलब जो लोग अपराध करेंगे तो उनके लिए क्या सज़ा मुकर्रर होगी। जी हाँ, आप जा रहे हैं, आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, आपने गोली मार दी, बंदूक से उड़ा दिया, तो सर बंदूक से उड़ाने के लिए क्या सज़ा होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वही सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि कोर्ट के अंदर वो कैसे प्रूफ किया जाएगा, कुछ एविडेंस होंगे, कुछ क्या होगा। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन पीनल कोड का कानून, मैं कहता हूँ किसी भी एक्ट का पहला चैप्टर जो होंगे। अगर हम चैप्टर की बात करें तो पूरे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरे 23rd चैप्टर है इसमें। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 23rd चैप्टर है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी बताता है कि भैया इस एक्ट का नाम क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। एप्लीकेबिलिटी मतलब नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इंडियन पीनल कोड, एंड शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया। सर होल इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, तो आंसर इज यस, इसमें जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये इंडियन पीनल कोड लगता है। सर किसके बारे में है ये, तो मैंने आपको बताया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस एंड कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब जो भी आप अपराध करेंगे ना, कहाँ पर, इंडिया में, उसके ऊपर ये लायबल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चोरी करता हूँ इंडिया के अंदर, या मैं इंडिया से बाहर भी करता हूँ, वो क्या, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे, जी हाँ, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जो मैं अगर इंडिया में हूँ और बाहर क्राइम करता हूँ,
किस तरीके से करता हूँ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट फिलहाल आप ये मानिए ये एक्ट का नाम इंडियन पीनल कोड है और ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है जी। और इसकी रेलेवेंस क्या है, कहता है पनिशमेंट, सज़ा है किसकी, अपराध की, ऑफेंसेस की, जो आप करेंगे विद इन इंडिया। तो चलिए इस लाइन का, एक लाइन का मतलब समझते हैं क्या लिखा है। कहता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल, कह रहा है हर एक बंदा, हर एक वो व्यक्ति लायबल होगा किसके लिए, पनिशमेंट के लिए, अंडर दिस कोड, जो दिस कोड के तहत, अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और कमीशन, अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और कमीशन फॉर प्रोविजन देयर। मतलब मैं समझाता हूँ इसका, कह रहा इस एक्ट के अंदर हर वो बंदा एक्ट करेगा या कोई ओमिशन, कुछ भूल जाता है कानून का पालन करना, वो प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द इंडिया, अगर वो गिल्टी पाया जाता है इस एक्ट के तहत, तो भैया उसको सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये आपका पहले चैप्टर की पहली लाइन है। आई होप मैं आपको समझा पाया, और ये मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर में पार्ट पार्ट में बनाऊँ ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। अब इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये डिस्कस किया है कि भैया लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, इंडियन पीनल कोड का, जी हाँ, इंडियन पीनल कोड का नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और इसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने बता दिया हर वो बंदा लायबल होगा इस एक्ट के तहत जो यहाँ पर क्या कहते हैं गिल्टी पाया जाता है, कहाँ, इंडिया के अंदर। बाकी दोस्तों आप बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।